पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। दिग्विजय राजा पर फिर एक पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। दिग्विजय पर दमोह में केस दर्ज किया गया है। दिग्विजय ने प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर पर एक विवादित पोस्ट की है। दिग्विजय ने लिखा था कि कुंडलपुर में बजरंगियों ने शिवलिंग स्थापित कर दिया। मुख्यमंत्री और डीजी को पोस्ट टैग कर दिग्विजय ने कार्रवाई की मांग की थी। दिग्विजय के ट्वीट पर पुलिस प्रशासन ने जांच की तो मामला फर्जी पाया गया। कुंडलपुर ट्रस्ट ने भी इस प्रकार की किसी भी घटना से इनकार किया है। इसके बाद दिग्विजय सिंह के खिलाफ हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए। उन्होंने बजरंग दल को बदनाम करने के साथ ही इलाके का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने की मांग की है और दिग्विजय पर एफआईआर दर्ज हो गई। बजरंग दल ही नहीं, इस पर बीजेपी भी भड़क उठी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि इस तरह से धार्मिक भावनाओं को बिगाड़ना, सामाजिक विद्वेष फैलाना और झूठी बातों को समाज में परोसना दिग्विजय सिंह की आदत है। उन्होंने दिग्विजय को आदतन अपराधी बताते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, खास तौर पर मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने के लिए झूठे विषयों को समाज में अपने ट्विटर से प्रस्तुत करना केवल गंभीर मामला नहीं, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और समाज को वातावरण बिगाड़ने में ये भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। धार्मिक भावना भड़काना, सामाजिक विद्वेष भड़काना, झूठी बातों को समाज में परोसना दिग्विजय सिंह के आदतन राजनीतिक अपराधी की प्रवृत्ति है। हम कानूनन कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। उधर दिग्विजय सिंह अब अपने ट्वीट पर सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास सूचना आई थी तो उन्होंने कार्रवाई के लिए ट्वीट के माध्यम से सीएम और डीजीपी को सूचना दी थी। बजरंग दल और बीजेपी के लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। कोई फर्जी नहीं है। मेरे पास जो सूचना थी जी, उस सूचना को मैंने डीजीपी के साथ को टैग किया जी। कोई फर्जी नहीं था, सही था। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी। दिग्विजय सिंह पर इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। संघ के पूर्व सर संघ चालक गुरु गोलवलकर पर टिप्पणी हो या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर व्यापम को लेकर आरोप, इससे पहले भी वो ऐसे ही विवादों में फंसते रहे हैं। अधिकांश मामलों में कांग्रेस उनके इस तरह के बयानों का उनका निजी बयान बताकर किनारा कर लेती है। शायद यही वजह है कि उनकी जुबान पर लगाम नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दिग्विजय का ट्वीट सियासत रीट्वीट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एजेंडा पॉइंट्स। क्या चुनाव के पहले सामाजिक माहौल बिगाड़ने की हो रही कोशिश? दिग्विजय सिंह का ट्वीट चूक या सोचा समझा कदम? दिग्विजय सिंह के भड़काऊ बयानों को क्यों नजरअंदाज कर रही कांग्रेस? क्या भारतीय जनता पार्टी की कानूनी कार्यवाही से पड़ेगा दिग्विजय सिंह पर कोई असर? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं आज के, जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह चर्चा में है। चर्चा पहले की ही तरह, कई बयान या फिर ट्वीट। अगर बात की जाए दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह को लेकर यह भी कहा जाता है कि वो राजनीति के चाणक्य हैं, वो राजनीति के महारथी हैं। उनका अपना एक ट्रैक है जिस पर वो चलते हैं और उस ट्रैक पर चलते वक्त वो ये नहीं देखते कि इससे पार्टी को या उनको स्वयं को कितना नफा या नुकसान है।
बेबाकी से अपनी बात करते हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठता है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के सवाल खड़े करती है कि उनके जो सवाल होते हैं वो गवर्नेंस को लेकर नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर, या फिर ऐसे मसले, ऐसे इशू वो उठाते हैं जिससे कि वैमनस्यता बढ़े। और एक बार फिर चर्चा दमोह की उस मामले को लेकर है जिस पर उन पर एफआईआर हुई है। सवाल अभी इस बात को लेकर उठता है कि आखिर दिग्विजय सिंह जो कुछ करते हैं, क्या ये एक रणनीति के तहत होता है, या फिर जिस तरह से उनकी मुखरता होती है उस मुखरता के अकॉर्डिंग वो अपनी बात को पहुंचाते हैं। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करो उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहूंगा, परिचय कराना चाहूंगा। फिर इस डिबेट को, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू जी। स्वागत करूंगा गोविंद जी आपका। हमारे साथ में हैं पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। पवन जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में। रमेश जी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले रमेश जी मैं आपके पास ही आता हूं। जिस तरह से एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चर्चा में है, और मैं तो ये कहूंगा कि कोई ये पहला मौका नहीं है कि जब इस तरह का जो उनका बयान हो या जो ट्वीट हो उस पर चर्चा हो रही हो या उस पर सियासत गर्म हो। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी की जो चीजें हैं, जो बयान है, जो ट्वीट है, ये भी कहा जाता है कि वो ये नहीं सोचते कि इससे नफा होगा या नुकसान, यानी स्वयं को या पार्टी को, बस उनकी एक लाइन है, उसी लाइन पर वो चलते हैं। क्या ऐसा ही है उनका कैरेक्टर? देखिए, मोटे तौर पर ये सही है कि वो अपनी एक लाइन पर चलते हैं और उस लाइन पर उन पर कई बार आरोप भी लगे हैं, लेकिन वो उससे विचलित नहीं हुए। और इस तरह की चर्चाएं तब भी आई थी जब मालेवार जो कांड हुआ था और समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ था। तब दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि इसके पीछे भगवाधारियों का हाथ है, और उसमें उस समय की सरकार ने बड़ी कार्रवाई भी की। लेकिन उस समय के एक अधिकारी रहे, बाद में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक पुस्तक निकाली और पुस्तक निकाल करके कहा कि किस तरीके से उन पर दबाव आया और दबाव आकर के ये सारे मुकदमे दर्ज हुए थे। अब सच क्या है ये अभी अदालत में है, वो सच सामने आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर ये घटना गलत है तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा उनके मार्गदर्शन से कितने कार्यकर्ता तैयार हुए हैं। अगर ये गलत है तो कहीं ना कहीं ये इस पर निश्चित रूप से विचार उस पर किया ही जाना चाहिए। इसके अलावा अगर घटना सही भी होती तब भी मैं समझता हूँ इस तरह की जो समाज में बेमनस फैलाने वाली कार्रवाइयां होती हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा प्रचार हमको नहीं करना। वो अंग्रेजों का षड्यंत्र था, वो समाज में विभाजन की नीति करते थे। तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों से थोड़ा सा बचना चाहिए। और वरिष्ठ नेताओं को, मान लीजिए अगर किसी को बयान दिलाना ही है तो किसी छोटे कार्यकर्ता से बयान दिला देते। वरिष्ठ नेताओं को इससे बचना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं समाज का जो सद्भाव है वो तो बिगड़ता है। जी चलिए, बेहतर बात जिस तरह से रमेश जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी हैं कि मानते ही नहीं। मैं सीधे पवन जी के पास में आता हूं। पवन जी, आपको नहीं लगता कि चूंकि अगर बात जब हम दिग्विजय सिंह की करते हैं तो निश्चित तौर पर उनका एक जो राजनीतिक करियर है या जो राजनीतिक उनका एक्सपीरियंस है, चाहे प्रदेश की राजनीति में हो या फिर हम केंद्र की राजनीति में हो, निश्चित तौर पर वरिष्ठतम वो नेता हैं, वो लीडर हैं। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कोई भी चीज़ें आई, उसकी पड़ताल नहीं की, तत्काल ट्वीट कर दिया और उस पर इस तरह का बखेड़ा, नहीं लगता कि इससे पार्टी को नुकसान होता है? देखिए, नंबर एक तो ये डिसाइड है कि बखेड़ा खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है, उसका चरित्र है। वो हमेशा
ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह बखेड़ा करने का काम करती है। अगर दिग्विजय सिंह जी बोल रहे उनके पास कहीं से शिकायत आई, उनके पास एविडेंस, उस शिकायत को उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डीजीपी को टैग करके किया कार्रवाई करने के लिए। अब अगर आपने जांच कर लिया, कुछ नहीं तो कोई बात नहीं भाई, अगर उनके पास किसी से आज भी बोल रहे, उनका स्टेटमेंट तो ये है कि शिकायत आई है, तो इसमें बड़ा, इसको बहुत बड़ी बात, इसको तूल देने वाली बात नहीं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत में, भारतीय जनता पार्टी हर चीज को इवेंट बनाती है, इसलिए उसमें तूल दे रही। बीडी शर्मा जी आ गया, नरेंद्र मोदी जी भी आ जाएंगे, सब उसमें बयान देने लगे कि बड़ा ये है, एफआईआर होनी चाहिए, और एफआईआर हो गई। तो मैं ये कहता हूं कि क्या एफआईआर नहीं होनी चाहिए सरकार के ऊपर, जो सरकार ने झूठ बोला था। अभी आज ही की बात है कि चयनित शिक्षक जो भारतीय जनता पार्टी के पास गुहार लेकर के गए थे, उनके ऊपर एफआईआर हो गई। जब सरकार ने कोई परीक्षा को कंडक्ट कराती है, उसके बाद उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर देना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब अगर वो अपॉइंटमेंट लेटर लेने जा रहा है तो उसके ऊपर एफआईआर कर दोगे। कोरोना वॉरियर्स को माननीय मोदी जी ने भगवान बनाया था, और जब अब काम निकल गया तो उनको आप नौकरी से निकाल दोगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? पवन जी, देखिए सवाल तो इस बात को लेकर उठ रहा है कि जो भी दिग्विजय सिंह के बयान आते हैं या फिर जो ट्वीट आते हैं, अमूमन इस तरह की ही स्थिति निर्मित होती है उनके सामने। तो ये तो पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए बड़ी चीज है। तो इस तरह की स्थिति निर्मित करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। हम कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने बाकी बयान भी तो दिया ना। कांग्रेस पार्टी के लोग महंगाई की बात करते हैं ना, कि मोदी जी ने बोला था, उस पर एफआईआर क्यों नहीं होते हो कि मोदी जी ने झूठ बोला था? उस पर एफआईआर क्यों नहीं होती? हर साल आपने 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था, क्या ये एफआईआर के मायने नहीं रहता? क्या आपने समाज को ठगने का प्रयास नहीं किया? तो मैं तो कहता है एफआईआर इसमें भी होनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष नहीं देखना चाहिए। जो गलती करता है, जो झूठ बोलता है, जो समाज को ठगने का प्रयास करता है, 750 किसानों को जो मार देता है, उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। करिए आप एफआईआर। लेकिन उनके लिए ये कहा जाता है, कि जो लोक महत्व के इश्यूज होते हैं वो नहीं उठाते। भगवा, आतंकवाद, हिंदुत्व, ये तमाम सारी चीजों को उठाते हैं वो। देखिए उनका आप ट्विटर देखेंगे, वो हर मुद्दे को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़े कार्यकर्ता की बात हो, हर मुद्दे को उठाने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सपूके हैं कि उन चुनिंदा मुद्दों को लेकर के वो उसका प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती है। चलिए गोविंद मालू साहब जवाब दे दीजिए। मुझे तो इनकी बचकाना बातों पर बड़ी हंसी आती है कि बखेड़ा हमने खड़ा किया। अरे आप उसको अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए कोई कंकर फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, और उसमें चाहे तो लहरें गिरने की कोशिश कर रहे हैं। उसको मालूम नहीं कि कितना बड़ा विस्फोट हो सकता है। देखिए नूह में दंगा हुआ, एक मौलाना ने वहां से जोर से चिल्लाए और उसके बाद में भगदड़ मच गई। देखिए अफवाह फैलाने से कई सारी, बोले हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, और ऐसे ही बोल दिया था, कैसे बोल दिया था? ये प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी नेता की नहीं होती कि वो कुछ भी बोल दे समाज जीवन में और वहां बखेड़ा खड़ा कर दे। आप खुद ट्वीट कर रहे हैं, आप खुद बजरंग दल और इन सबको कह रहे हैं। ये कभी कहते थे कि आरएसएस तो बम बनाने की फैक्ट्री है, कभी कहते थे कि वो गुरु गोलवलकर जी के बारे में, आदरणीय गुरु गोलवलकर जी के बारे में उन्होंने अपशब्द कहे, और कभी मोहन शर्मा की शहादत पर प्रश्न उठाए। इनका काम ये है किस तरह से वोट बैंक की राजनीति करना। आर खान जैसे लोगों को, और झिरनिया हत्याकांड भूले नहीं है हम लोग कि 1995 में किस तरह से झिरनिया का हत्याकांड हुआ था। AK-47 बरामद हुई थी, पूरा हमारा इस मालवा दहक गया था। ये चाहते हैं कि दंगा हो, फसाद हो, हमारी रोटी सेके हम। और आप कह रहे हैं कि बखेड़ा हमने खड़ा किया। किसने बोला था उनको ट्वीट करने का? हमने बोला था क्या? जब आप बोलेंगे तो हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम बैठे रहेंगे आज शांति से। भैया हिंदुस्तान है, इसमें हम ताने बाने को कैसे संभाल के रख रहे हैं। आपकी कांग्रेस के सरकारों में तो रोज दंगे होते थे, रोज पत्थर फेंकवाते थे, रोज विमनस्यता फैलाते थे। किस तरह से इनको डरा के रखना और भयभीत करके और हम भया दोहन करना। देखिए दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक जिम्मेदार राजनेता है, उनको ये हरकत शोभा नहीं देती। जैसा अभी माननीय रमेश जी ने सही कहा, किसी छोटे कार्यकर्ता से करा देते। अब कहते हमने तो उनसे बोला था बस, और आपने बजरंग दल का नाम लिया, जरा सी देर में भड़क जाती चिंगारी, तब क्या होता? अब वो गलत निकला, FIR दर्ज होगी इन पर। इसके पहले भी FIR दर्ज हो चुकी है। ये झूठी बात करके ये प्रजातंत्र में आप आरोप लगाएं, सब करें। अब ये कह रहे हैं कि उन पर FIR दर्ज होने, गरीब बेटाओं पर आप पर भी होनी चाहिए, कर्ज माफी पर आप पर भी होने चाहिए। आप फिजूल की बातें, दाएं बाएं की बात करते हैं। बात मुद्दे की करिए। कौन सा सेंसिटिव मुद्दा है जिसको आप उठाकर और जब समाज में
और किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, किस तरह के विध्वंस करना चाहते हैं, ये आप कर रहे हैं। सांप्रदायिकता का विषधर आपने फैलाया है, हमने नहीं फैलाया है। हम तो शांत करते हैं चीजों को और आप फैलाते हैं। अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां उस पर सवारी पर, उज्जैन की महाकाल की सवारी पर थूकते हैं। हमने तो कभी उसको नहीं बढ़ाया मामले को, हमने उनको गिरफ्तार किया, सब किया। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो। देखिए, इस तरह की हरकत अगर कांग्रेस करेगी और वैमनस्यता फैलाने का काम करेगी और वोट का ध्रुवीकरण करने का काम करेगी तो उसका जवाब तो दिया जाएगा और जनता के बीच में दिया जाएगा। जनता भी इसका जवाब पवन जी के पास में आऊंगा तो जवाब लूंगा। मैं सीधे रमेश जी के पास एक बार फिर आता हूं। रमेश जी, ये चीज एक अहम है कि दिग्विजय सिंह की जो ये शैली है पार्टी के लिए, ये भी कहा जाता है कि बहुत बड़ी एक चुनौती है, या क्या कहा जाए इसको कि ये पार्टी के लिए चुनौती बनती है इस तरह की चीजें, लेकिन बार बार जो चीजें ऐसी आती हैं तो क्या ये पार्टी को रास आती होंगी दिग्विजय सिंह जी की जिस तरह से बयान ये या फिर ट्वीट है? देखिए, मोटे तौर पर इसको राजेश जी दो तरीके से समझ सकते हैं। कुछ लोग राजनीति ये करते हैं हिंदू समाज को बांट करके वोट लेने की, और कुछ लोग ये राजनीति करते हैं समाज एकजुट हो। तो इस समय कहीं ना कहीं राष्ट्र भाव चूंकि प्रबल आ रहा है और राष्ट्र भाव के प्रबल में लोगों में सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति चेतना आ रही है। उस चेतना में इस तरह के ट्वीट अगर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। वो समय चला गया है जब लोगों में थोड़ा सा चेतना कम थी, स्वाभिमान के सांस्कृतिक मूल्यों पर उतनी जागृति कम थी, तब इस तरह के ट्वीट चलते थे। और इस तरह के न केवल ट्वीट चलते थे बल्कि योजना पूर्वक साहित्य, फिल्में वो भी कुछ ऐसी बनती थी कि सारा का सारा हिंदू समाज में विभाजन आए। हिंदू समाज को छोड़ करके ये इस तरह की बातें अन्य समाज को लेकर के नहीं की जाती। कभी ये बातें खबरें नहीं आती कि अहमदिया क्या होते हैं और सुन्नी क्या होते हैं और शिया क्या होते हैं, रोहिंग्या क्या होते हैं, राइन क्या होते हैं और पठान क्या होते हैं। कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी कैथोलिक क्या होते हैं और रोमन क्या होते हैं। लेकिन हिंदू समाज के वर्गों को लेकर के राजनेताओं के ट्वीट बराबर आते हैं। ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था। और मैं समझता हूं इस समय उनका ये बयान जो आना, मैं समझता हूं जिससे कांग्रेस को कुछ लाभ नहीं होगा। इससे उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई जैन समाज को उससे तोड़ करके और उसको ध्रुवीकरण अपने पक्ष में कर सकें, ये उनका उद्देश्य रहा होगा। क्योंकि दमोह में चूंकि जैन समाज के जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो जैन समाज को लेकर के हैं, तो उनका उद्देश्य रहा होगा। तो लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें जो मैंने पहले कहा है, झूठी खबर फैलाना तो बहुत ही गलत है ही। अगर सही भी खबर हो तब भी इतने बड़े नेता को इतनी बात कहने से पहले थोड़ा सा विचार कर लेते, वो समाज के और राजनीति के और पार्टी के भी हित में होता है। रमेश जी, एक अहम बात, बिल्कुल अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के लिए यह भी एक अहम बात है। ये भी कहा जाता है कि क्या ये चूक है या सोचे समझी एक उनकी एक रणनीति है, स्ट्रेटजी है। हालांकि अगर ये कहा जाए कि ये चूक है क्योंकि दिग्विजय सिंह जी इस तरह से जो नेता हैं, जो लीडर है, जो सीनियर, उनकी जो लगातार राजनीति में, तो क्या माना जाए कि ये पूरी रणनीति के तहत, एक सोच के तहत वो ये सारी चीजें करते हैं? क्योंकि उनके जहन में तो वही राजनीति, वोट, वो तमाम सारी चीजें रहती होंगी। देखिए, मोटे तौर पर मुझे जो लग रहा है ये सारी चीज सोच समझ करके एक निर्धारित रणनीति के तहत होती है। और इस रणनीति में तहत बदलाव जो कांग्रेस के भीतर आया है वो तब आया है जब वामपंथी विचार है। कांग्रेस का जो विचार मंडल था, एक समय हुआ करता था कि कांग्रेस का अपना एक बौद्धिक वर्ग था और वो जो लाते थे राष्ट्र संस्कृति की बात लाते थे। वंदे मातरम वही लेकर के आए, रघुपति राघव राजा राम या राम राज की कल्पना वही लेकर के आए, ग्राम स्वराज वही लेकर के आए। लेकिन समय के साथ ये सारी जैसे जैसे वामपंथी विचार कांग्रेस पर हावी हुए, आप कल्पना कर सकते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं वो संविधान में ऐसे संशोधन हुए जिसमें अन्य वर्गों को कुछ लाभ हो और हिंदू समाज का विभाजन उसमें हो। और उसी के तहत अगर आप देखेंगे अल्पसंख्यक आयोग बनना और उसको अधिक अधिकार देना, या दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके द्वारा अलग से दलित सम्मेलन करना, या कहीं ना कहीं वन क्षेत्र में जो मिशनरीज हैं उनके काम करने की सुविधाएं और अवसर अधिक देना। आप कल्पना कर सकते हैं मणिपुर में एक बार ये आदेश निकला था भारत सरकार का, साधुओं पर प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि पादरियों पर और जमातियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो ये जब से कहीं ना कहीं वामपंथी बौद्धिक कांग्रेस पर हावी हुए हैं, तब से इस तरह की रणनीति योजना पूर्वक कांग्रेस में दिखती है। चलिए पवन जी, आप कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के जो बयान या ट्वीट उस पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर हो हल्ला करती है, बखेड़ा उठाती है, तमाम सारी चीजें हैं।
लेकिन अगर देखा जाए कि दिग्विजय सिंह जी का कोई इस तरह का बयान होता है या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आपका और कोई लीडर नहीं बोलता, कमलनाथ जी भी नहीं बोलते, मौन रहते हैं, इसकी वजह क्या? यानी कि ये मानते हैं कि ये जो चीजें हुई हैं वो गलत हुई हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, हर चीज में हर व्यक्ति को प्रतिक्रिया देना मुझे नहीं लगता कि ये सही थी। और दूसरी बात जो जानते हैं उनके प्रचार की भूख को। हाँ मालूम जी, आप हमसे ज्यादा अच्छे से कांग्रेस को जानते हैं, प्रचार की भूख को जानते हैं, किस तरह से प्रचार में रहना चाहते हैं, उनको कोई पूछ रहा नहीं है पार्टी में। सुनिए सुनिए तो वो बने रहना चाहते हैं सीन में, इसके लिए कुछ भी उल्टे सीधे काम करते हैं। चलिए पवन जी बोलिए। जी, तो मेरा निवेदन ये है कि देखिए, एक तो ये सही बात है कि उनका बयान है, उनका इंडिविजुअल बयान है, और दूसरा कोई कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान उन्होंने जारी नहीं किया, नंबर 1। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जाति धर्म संप्रदाय के हिसाब से किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति का जो इस देश में रह रहा है उसका बराबरी का हक मिलना चाहिए। उसके हिसाब से मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि उस पर्टिकुलर किसी के धर्म के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी मालू जी महाकाल की बात करें तो महाकाल में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया पूरी दुनिया ने देखा, वो भी सब जग जाहिर है। अभी विषय चल रहा है दिग्विजय सिंह जी का। धैर्य रखिए मालू साहब, मैंने आपको सुना है, जाकिर नाइक को शांतिदूत कहा उन्होंने, बाद में सिद्ध हो गया जाकिर नाइक कितने बड़े जाने वाले हैं देश में बेबनता फैलाने का, और किस तरह की जहर बुझी उनके भाषण थे, किस तरह समाज में विघटन पैदा करना चाहते थे। जाकिर नाइक को गिरफ्तार किया सरकार। पवन जी ठीक है, ये तो मानते हो आप पवन जी ये तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को एक क्रॉस चेक कर लेना था ट्वीट करने से पहले। मैं आता हूँ मालू साहब, पवन जी मालू साहब, देखिए मैं ये दिग्विजय सिंह जी को नहीं बोल रहा हूँ, बात कर रहे हैं चल रही खेत की। मालू साहब आता हूँ, मालू साहब आता हूँ, हम 10 मिनट देंगे मुद्दे। मैं चाहता हूँ दोनों जो हमारे राजनीतिक मेहमान उनकी बात आ जाए। पवन जी को बोलने दीजिए। पवन जी के साथ हमेशा डिबेट पवन जी लगते हैं। हाँ पवन जी, मेरा निवेदन ये है कि दिग्विजय सिंह जी को नहीं, हर व्यक्ति को कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले सोचना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमेशा सोचना चाहिए। उनके पास जो एविडेंस थे उस एविडेंस को मद्देनजर रखते उन्होंने सीएम साहब को, डीजी साहब को टैग करके कार्रवाई करने की मांग की। और दूसरा मैं बोलता हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, अभी मालू जी बोल रहे थे सेंसिटिव मुद्दा नहीं है, पूरे देश के साथ झूठ बोलना सेंसिटिव मुद्दा नहीं है, 750 किसानों की मौत सेंसिटिव मुद्दा नहीं है, पुलवामा जैसा हमला करके देश की भावना के साथ खिलवाड़ करना सेंसिटिव मुद्दा नहीं है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर बात करना, जाकिर नाइक को शांतिदूत कहना, ओसामा को ओसामा जी कहना, ये बहुत हिंदुस्तानी सभ्यता है और अब राष्ट्रभक्ति है बड़ी। ये मुद्दा सेंसिटिव है। आपने 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया, सेंसिटिव है तो सेंसिटिव रहो ना भाई। प्रदेश में क्यों आग लगाना चाहते हो? सत्ता में बने हो तो ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलते रहोगे आप। प्रदेश में आग लगाने के लिए आए हो क्या? चलिए मालू साहब सवाल आपसे, अब मालू साहब सवाल अब आपसे है, क्या दिग्विजय सिंह आपकी राह आसान कर देते हैं? आपको बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है अटैक करने का कांग्रेस पर? राजेश भाई, हम किसी भी तरह सांप्रदायिक राजनीति के घोर विरोधी हैं। हम किसी भी तरह समाज में वैमनस्यता फैलाकर आग लगाने के घोर विरोधी हैं। हम संस्कृति और सभ्यता के रक्षक हैं, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पैरोकार हैं। लेकिन हम इसके कारण समाज में किसी भी तरह का विभाजन, किस तरह का दंगा फसाद नहीं चाहते। ये लोग जो कर रहे हैं हम उसके खिलाफ, हम इसके कारण चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हम तो विकास पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और विकास और सुशासन, जन कल्याण, सामाजिक सरोकार पर बहस करें, उस पर हम जवाब देंगे। हम इस तरह की हरकतों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह राम जन्मभूमि के मामले में जिस तरह कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद कितनी शांति से पूरे देश को हमने, हमारे कार्यकर्ताओं को भी कहा कि उत्तेजना में कोई नारे नहीं लगाएगा, कोई जुलूस नहीं निकालेगा। हम क्या चाहते हैं, समाज जानता है कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत राष्ट्र राज्य की गौरव अक्षुण्ण बना रहे, भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को कोई छेक या चोट न पहुंचाए, और उसके लिए सबको काम करना चाहिए, दलीय राजनीति और अपने विचारधारा से ऊपर उठाए। लेकिन विचारधारा क्या है? विचारधारा है कि वोट बैंक, धर्मांतरण कर देंगे, भारत की डेमोग्राफी बदल देंगे। केरल, बंगाल का इन्होंने सत्यानाश किया, इन्होंने पूर्वांचल का सत्यानाश किया। अभी माननीय रमेश जी ने जो उदाहरण बताया किस तरह से वहां प्रतिबंध लगाया मणिपुर और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, ये क्या है? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हम किसके गुण गा रहे हैं? हम कहाँ कर रहे हैं? हमारी क्या थाती है, हमारी क्या संस्कृति, हमारी क्या सभ्यता है? पहले अगर संस्कृति सभ्यता नहीं होगी तो भारत नहीं होगा, और भारत नहीं होगा तो दिग्विजय सिंह भी नहीं होंगे और कांग्रेस भी नहीं होगी। ये भी समझ लेना चाहिए। और किस तरह से हमारी हरकतों से तालिबानी
सोच को चलिए सर, आमंत्रित वक्त कर रहे की कमी हैं। है तो चुनावी ये सबसे समर बड़ा में मेरा दिग्विजय सिंह का ट्वीट पर जिस तरह से सियासत और राजनीति वो मध्य प्रदेश में गरमाई हुई है, लेकिन जिस तरह से मालू जी कह रहे हैं कि अगर विकास और डेवलपमेंट की बातें हों तो मुझे लगता है प्रदेश की जनता का उसमें भलाई भी है, उनका विकास भी है, डेवलपमेंट भी है, लेकिन ट्रैक बदला हुआ है। और जाहिर सी बात है, जब चुनावी समर बढ़ेगा तो इस तरह की चीजें भी चुनावी राजनीति सियासत में देखने को मिलेगी। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से दिग्विजय सिंह का वो ट्वीट और ट्वीट के बाद जिस तरह से ये उसमें सामने आया कि जो दिग्विजय सिंह कह रहे थे वो गलत है, वो सही नहीं है, और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के अपने जवाब हैं। IND एजेंडा है बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।